सिंह चोटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही आप पीछे हो जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मेरे विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव पूर्व में रहे मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई नरेंद्र प्रजापति जी, जिला के अध्यक्ष चौधरी सतवीर सिंह सिसाई जी, हल्का के अध्यक्ष, आपके सुख दुख के साथी, आपके अपने केदर साहब, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश के, जिला के, हल्का स्तर के सभी नेतागण, पंचग्रामी खाप के प्रधान श्री राजकुमार कुंडू जी, डाण खाप के प्रधान श्री कुंडू जी, रेडू साहब, आज के इस किसान जन जागरण अभियान में आए हुए गांव खेदड़ और खेदड़ के आसपास के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने भी वक्ता थे सारे साथियों ने खुल करके आपके सामने इस बात को लेकर के चर्चा करी थी कि पिछले 2.5 महीने से इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर एक अन्नदाता के खिलाफ ऐसे 3 कानून बनाए जिसकी वजह से आज पूरे देश के किसान वर्ग से जुड़े हुए लोगों ने दिल्ली के चारों तरफ बैठ करके देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए आगाह करने का काम किया कि जो कानून आपने बनाए उनको वापस ले, नए सिरे से जो वायदे आपने किए उन वायदों को पूरा करें। साथियों, इस देश के अंदर इससे पिछला जो लोकसभा का चुनाव था, इस देश के प्रधानमंत्री ने 36 ऐसी मीटिंग करी थी जहां केवल और केवल किसान की कैसे समस्या का समाधान हो, कैसे किसान आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत हो सके, कैसे किसान का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, इसके लिए वायदे करते थे कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में जो किसान आज कर्जे की वजह से परेशान है उसको कर्ज मुक्त करके किसान को ताकत देने का काम करूंगा। दूसरा वायदा किया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा और किसान के फसल के लागत मूल्य से 50% उसको ज्यादा दे करके न केवल किसान का सम्मान बढ़ाऊंगा बल्कि किसान और ज्यादा मजबूत हो, इसके लिए हर साल एमएसपी में बढ़ोतरी करके किसान को, इस देश के अन्नदाता को सम्मान देने का काम करेंगे। आज 6.5 साल बीत गए
लोग उम्मीद तो करते थे कि देश का प्रधानमंत्री अपना वायदा पूरा करेगा। वायदा पूरा करने की बजाय किसान के खिलाफ 3 ऐसे कानून उस वक्त में बनाए जब सारे देश के लोग इस कोरोना की बीमारी से डरे हुए थे। ये कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया में इस तरह से फैल रही थी, इतनी बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी की वजह से मर रहे थे। पूरे देश और दुनिया में इस कोरोना की महामारी की वजह से लोग भयभीत थे, डरे हुए थे। जहां देश के प्रधानमंत्री को लोगों की जान माल की रक्षा करना चाहिए थी, रक्षा करने की बजाय कहीं कैसे किसान की जमीन से किसान को बेदखल किया जाए, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री एक ऐसा बिल लेकर के आए जिसकी वजह से आज पूरे देश का किसान जो है दुखी है, परेशान है। हैरानी की बात है साथियों, उस कोरोना की बीमारी के अंदर जब देश के अंदर लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे, लोग डर रहे थे, जहां हम उम्मीद करते थे कि देश का प्रधानमंत्री गरीब आदमी को कैसे इस बीमारी से निपटे, कैसे उसकी भूख, कठिनाई, दिक्कत जो उससे दूर हो, उसके लिए कोई ना कोई योजना कार्यक्रम लेकर के आएगा। जब इस देश के अंदर इस किस्म के हालात हो गए थे कि कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, कोई स्कूल और कॉलेज खुला नहीं था, रेल के मार्ग बंद हो गए थे, आसमान से हवाई जहाज उड़ने रह गए, बंद हो गए थे, सड़कें सूनी थी, कोई साधन नहीं चल रहा था। गांव के अंदर जो लोग हुक्के पे बैठ करके कहीं अपना टाइम पास करते थे, उस हुक्के का तंबाकू खत्म हो गया था। जो ताश खेल करके अपना टाइम पास करते थे, उन्होंने ताश फेंक करके अपने घर के अंदर अपने आप को बंद कर लिया था। उस वक्त में इस देश की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी, जो जीडीपी थी वो कम हो गई थी। इस बात को लेकर के भी चिंता शुरू हो गई थी कि देश आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाएगा, इस देश को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए रोज नए नए टैक्सों की बात की जा रही थी। लेकिन साथियों, इस देश को आर्थिक रूप से अगर किसी ने फिर से मजबूत करने का काम किया तो केवल और केवल इस देश का अन्नदाता था, किसान था, जिसने उस कोरोना की परवाह किए बिना 45 से 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी अपने खेत में जाकर के अंत तक मेहनत करके पहले से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करके, फसल ज्यादा पैदा करके इस देश को फिर से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था। हम तो ये मानते थे कि किसान को प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है जब कोरोना की बीमारी में पहला जब लॉकडाउन लगा था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के अंदर कांग्रेस की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उस कमेटी के अंदर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री था, उसके 2 मंत्री थे। उस कमेटी का मुझे भी मेंबर बनाया गया था। उस वक्त सरसों की कटाई चल रही थी। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने चिंता व्यक्त करी थी कि सरसों की कटाई चल रही है, किसान सरसों कैसे मंडी में बेच करके आएगा, इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से क्या बंदोबस्त किए हैं। हमें मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया था कि हमने अब की बार 2000 ज्यादा मंडियां बनाने का काम किया है, हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे। हमने कहा कि सरसों तो हमारे कुछ इलाके में होती है, लेकिन गेहूं भी जल्दी पक करके तैयार हो जाएगी। गेहूं के लिए कौन से इंतजाम आपने किए हैं, आप कैसे किसान की गेहूं को खरीदोगे। मुख्यमंत्री ने हमें बताया था कि अब की बार गेहूं की खरीद हम थोड़ी लेट करेंगे, समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक दाना किसान का लेकर के रहेंगे। और यहाँ तक मुख्यमंत्री ने स्वयं ये बात कही थी
कि अब की बार किसान को, क्योंकि कोविड की बीमारी है, किसान के सामने भी परेशानी है, किसान की फसल के लेट बेचने पे उसको दाम कम ना मिल जाए, इसके लिए अब की बार सरकार की तरफ से हम 200 रुपया क्विंटल ज़्यादा दे करके किसान की मदद करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, हैरानी थी, किसान मंडी में जब गेहूं लेके जा रहा था तो 4-4 दिन उसको अपनी ट्राली पे बैठ करके लाइन में खड़ा होकर के इंतजार करना पड़ रहा था। गेहूं की खरीद नहीं हो रही थी तो सरकार वायदे कर रही थी कि हम बोनस के रूप में 200 रुपया देंगे। वो उसकी सरसों की जो फसल मंडी में लेकर के गया था, नमी के नाम पे पैसे काट लिए थे। अब की बार तो गेहूं में भी किसान की फसल के पैसे देने की बजाय उसका ब्याज खाने का काम सरकार ने किया। जहां हम उम्मीद ये करते थे कि सरकार मदद करेगी, मदद की बजाय किसान को परेशान करने का काम किया। हम उस परेशानी से निकले नहीं। उससे पहले केंद्र की सरकार ने 3 ऐसे काले कानून बना दिए जिसकी वजह से आज लाखों लोग जो है, दिल्ली की चारों तरफ जो सीमाएं लगती है, चाहे वो हरियाणा की है, पंजाब हरियाणा की है, राजस्थान की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की है, उन सीमाओं पे 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 85 साल के उम्र के बड़े बुजुर्ग, माताएं और बहनें जो 500 मील दूर से चल करके अपना घर, खेत, परिवार सबको छोड़ करके इस देश के प्रधानमंत्री को केवल इस बात का एहसास कराने आए हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो निर्णय लिया, हम आपके उस निर्णय से सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं तीनों के तीनों कानून रद्द हो, नए सिरे से इस देश में किसान को कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, कैसे किसान की आमदन बढ़े, इसके लिए नए कानून बने। आप हमें एमएसपी की गारंटी दो, एमएसपी के लिए कानून बनाने का काम करो, किसान का कर्जा माफ हो। वहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके किसान को उसकी लागत से 50% ज्यादा देकर उसको अपने पैरों पे खड़ा करने का काम करो। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बात सुनने की बजाय कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश करने में लगा हुआ है कि जो फैसला मैंने ले रखा है वो सही है। जो किसान आज यहाँ बैठ करके इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें किसान कहने की बजाय, अन्नदाता कहने की बजाय कहीं ये कह करके अपमानित करता है कि ये तो वो लोग हैं जो इस देश के हालात को खराब करना चाहते हैं। आज कभी चाइना का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है, कभी खालिस्तान का नाम उसके साथ लिया जाता है, कभी अलगाववाद की बात कही जाती है, कभी साथियों आतंकवादी कह करके इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी के दिन जिस ढंग से पहले किसान के साथ बातचीत करके यह फैसला लिया गया था कि पुलिस स्वयं जो है किसान अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकाल सके, उसके लिए अलग अलग रास्तों का पहचान करके पुलिस साथ जा करके इस ट्रैक्टर यात्रा को, इस तिरंगा यात्रा को निकालने का काम करेगी। किसान ने पुलिस पे भरोसा किया। पुलिस केंद्र की सरकार की है, केंद्र की सरकार की नीयत में खोट था। वो पहले से इस किस्म की योजना बना रहे थे कि किसी तरीके से इस किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। उसके लिए उन्होंने जहां लाल किले पे कुछ चंद लोगों को पहले ले जा करके बैठा के योजना के तहत किसान को बदनाम करने की कोशिश करी। मैं बधाई देता हूं ऐसे सोशल मीडिया के लोगों को जो अपने टेलीफोन पे सारा दिन लोगों की बात को रिकॉर्ड करके पूरे देश और प्रदेश के लोगों को दिखाने का काम करते हैं। अगर ये सोशल मीडिया के लोग वहां ना होते तो कहीं ना कहीं किसान को बदनाम करने के लिए बीजेपी की सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाती। इन छोटे छोटे बच्चों ने इस टेलीफोन के माध्यम से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें बना ली थी जिससे स्पष्ट हो गया था कि केवल और केवल सरकार का रचा हुआ कैसे किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए उसकी योजना है।
अपनी उस योजना में सरकार विफल हुई। 27 तारीख को किस तरह भारतीय जनता पार्टी का एमएलए अपने साथ सैकड़ों लोगों को लाठी और बंदूकें लेकर के गाजीपुर के बॉर्डर पे जाता है। जो पुलिस टिकैत साहब को गिरफ्तार करने गई थी, उस पुलिस को माइक के माध्यम से कहता है कि या तो आप इस धरने को हटा दें, अगर आपसे धरना नहीं हटता तो आप इस धरना स्थल से दूर चले जाएं, मैं स्वयं इनके बीच में जाऊंगा और हम अपनी ताकत के साथ इनको इस धरने से हटाने का काम करेंगे। किस तरह की गुंडागर्दी करके लोगों के आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां जो धरने पे बैठे हुए लोग थे, उन लोगों ने ना केवल टिकैत साहब को इस बात के लिए आश्वस्त किया, बल्कि पूरे देश में एक मैसेज दिया कि इस देश के किसान को लाठी और डंडे से दबाया नहीं जा सकता, बंदूक की गोली दिखा करके किसान को सरेंडर नहीं कराया जा सकता। अगर किसान के साथ किसी बात को लेकर के इस आंदोलन को समाप्त कराना है तो फिर केवल और केवल एक माध्यम बातचीत का जरिया रह जाता है। बातचीत के जरिए इस चीज को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन साथियों, कहीं सरकार अलग अलग तरह के षड्यंत्र रच करके इस तरह से इस आंदोलन को खत्म करवाने की फिराक में है। इसलिए आपके पास चल करके आया हूं। ये आंदोलन लंबा चलेगा। आपके गांव के, आपके अड़ोस पड़ोस के गांव के सैकड़ों सैकड़ों लोग आज ट्रालियों में बैठ करके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आंदोलन लंबा चले, इसमें आंदोलन कमजोर ना पड़े, इसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। अपने अपने गांव में कमेटियां बनानी पड़ेगी। कमेटियों के माध्यम से अपने अपने गांव के नौजवानों की, बड़े बुजुर्गों की ड्यूटियां लगानी होगी कि आप आंदोलन के लिए 15 दिन वहां रुकोगे, 15 दिन बाद दूसरे लोग वहां जाएं, वो वापस गांव में आ जाएं, अगले 15 दिन के बाद और तीसरा नया ग्रुप जाए, फिर वो लोग वापस आ जाएं। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक केंद्र की सरकार अपने तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेगी। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका जहां पहल करके पंजाब ने निभाई थी, मैं उम्मीद और भरोसा करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के लोग उस आंदोलन को, मोदी की सरकार को मजबूर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। मेरे से पहले कुछ साथी इस बात को लेकर के बारी बारी जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि मैंने इस्तीफा देकर के किसान के बीच में आकर के उनकी लड़ाई में उनका साथ देने का काम किया है। मैंने इस्तीफा देकर के कोई आसान किसी पे नहीं किया। चौधरी देवीलाल ने सारी उम्र किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया था, बड़े बड़े पदों को ठोकर मारी थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा लेवल लगा हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो किसान की सबसे बड़ी हिमायती पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नाम का पौधा चौधरी देवीलाल ने लगाया था। अगर आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस किसान आंदोलन के साथ दांव जुड़ करके कहीं कोई पीठ दिखाता है, अपनी कमजोरी दिखाता है, तो फिर मान करके चलो जो लोग इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं वो कल इस बात को लेकर के भी आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि आप चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाने वाले लोग थे। आपने इस आंदोलन में, इस आंदोलन को मजबूत करने में अपनी भूमिका ठीक ढंग से क्यों नहीं निभाई। जहां साथियों मैंने इस्तीफा दिया, इस्तीफे देने का एक और बड़ा कारण था, हमारा असेंबली का सेशन चल रहा था। उस सेशन में जहां कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से अकेला सदस्य था। कांग्रेस के 30 लोग थे। मैं उम्मीद ये करता था कि ये 30 लोग कहीं ना कहीं सरकार को
इन तीनों कृषि के काले कानूनों को वापस लेने के लिए कोई एक ऐसा प्रस्ताव इस असेंबली से पास करवाने का काम करेंगे जिससे केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बढ़े। हमें उम्मीद तो ये करते थे कि कांग्रेस के लोग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। मैं उम्मीद ये कर रहा था कि कांग्रेस के लोग सरकार के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव देंगे, तब तक असेंबली को चलने नहीं देंगे जब तक इस किसान के तीनों बिलों पे चर्चा ना हो जाएगी। लेकिन साथियों, कांग्रेस ने अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाने की बजाय जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया, जब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कृषि के इन तीनों कानूनों के ऊपर सरकार की तरफ से प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, आप इसमें चर्चा करो। हमारी जिम्मेवारी बनती थी कि हाउस में खड़े होकर के उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद करते, किसान की आवाज़ को उठाने का काम करते। लेकिन हैरानी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने शर्त रख दी कि पहले इसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। कोई भी प्रस्ताव जब आता है, अगर उस पर पहले वोटिंग हो जाएगी तो उस प्रस्ताव का मायना खत्म हो जाता है। पहले चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के बाद फिर वोटिंग होनी चाहिए थी। अगर उस वक्त चर्चा करते और चर्चा के बाद वोटिंग कराते तो बहुत सारे ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाते जो किसानों के बीच में जाकर के खड़े होकर के कहते रहे कि किसान हमें जो आदेश करेगा। किसान की बात को लेकर के विधानसभा में जब कोई चर्चा होगी तो हम किसान के पक्ष में खड़े होने का काम करेंगे। साथ ही उन लोगों को बेनकाब करवाने की बजाय कांग्रेस ने कहीं उन लोगों को भी बचाने का काम किया। आपका यहाँ का जो विधायक है वो अनेक बार किसानों के बीच में गया, अनेक बार जाकर के उन्होंने ये बात कही कि मैं किसान के साथ पहले हूँ, सरकार के साथ बाद में हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसान कहेंगे तो मैं विधानसभा से त्याग पत्र दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की ताकत बढ़ने का काम करूँगा। लेकिन ऐसे लोगों को बचाने के लिए कांग्रेस ने वॉकआउट करने का काम किया। अगर किसी ने सरकार के नकेल डाली तो अकेले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के आपके विधायक अभय सिंह चौटाला ने लगातार 40 मिनट तक उस सरकार में बैठे उन 55 लोगों को न केवल सबक दिया बल्कि उनको ये एहसास भी कराने का काम किया कि जिस फैसले को लेकर के तुम प्रस्ताव लेकर के आए हो उससे आने वाले समय में लोग तुम्हें भी, जिन लोगों ने तुम्हें चुन करके भेजा है, 100% आगे सबक सिखाने का काम करेंगे। चलो धानक हो सी, अरे यहाँ तो धानक MLA नहीं कहो तो कहवा देगा। साथियों, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को ताकत लगानी होगी। मैं बात कर रहा था कि विधानसभा में जब मैं ये सारी बातें कह रहा था तब मैं विधानसभा में भी ये बात कह करके आया था कि मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूँगा जिस विधानसभा में किसान के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाए जाए और उनके ऊपर मोहर लगाई जाए। इसलिए मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था, पार्टी के साथियों के साथ मीटिंग करके जब मैंने उनको अपने फैसले से अवगत कराया, पार्टी के एक व्यक्ति ने मेरी बात पे सहमति जताने का काम किया। उसके बाद मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में गया, वहाँ एक गांव में जाकर के लोगों से मिला और उनसे पूछा, क्योंकि उन लोगों ने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करके मुझे विधानसभा का सदस्य चुन करके भेजा था। मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि मैं उन लोगों की राय जरूर लूँ। मैंने जब उनसे जाकर के राय मांगी तो उन सब का भी एक ही कहना था कि आपको इसके लिए 1 मिनट की देरी नहीं करनी चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे करके किसान की इस लड़ाई में और मजबूती के साथ अपने साथियों को साथ ले जाकर के इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। जहाँ वो मुझे इस बात के लिए बारी बारी से कह रहे थे कि आप इस्तीफा दो, मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ फिर बाई इलेक्शन होगा, फिर कल आने वाले समय में आपके सामने दिक्कत आएगी। लोगों ने मुझे चल करके कहा कि चिंता मत कर, हमने पहले 2 बाई इलेक्शन लड़े हैं, हमें बाई इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ी हुई है,
तू जाकर के इस्तीफा दे। हम सारे के सारे लोग तेरी पीठ के पीछे खड़े होकर के ना केवल इस सरकार को सबक सिखाएंगे बल्कि एक नई शुरुआत इस प्रदेश में करने का काम करेंगे। साथियों, मैंने उसी दिन ये तय कर दिया कि 26 तारीख तक इंतजार करूंगा और 26 तक अगर कोई फैसला नहीं होगा तो 27 तारीख को जाकर के इस्तीफा दे करके आऊँगा। मेरे इस्तीफे में बहुत से लोगों ने कोशिश करी थी कि इस्तीफा ना हो, किसी तरीके से इसका इस्तीफा रुक जाए। मेरे पास अनेक लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने फ़ोन किए, अनेक सरकार में बैठे लोगों ने मुझे सलाह देने की कोशिश करी। मैंने उन सब से कहा कि मैं इस्तीफा इसलिए भी दे रहा हूँ कि आने वाले समय में लोग तुम्हारी भी चूड़ियाँ टाइट करने का काम करें, लोग तुम्हें भी रास्ता दिखाने का काम करें। मेरे इस्तीफे के बाद तुम्हारे सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और साथियों, जो बात मैंने उस दिन कही थी आज वो बात सच साबित होने जा रही है। आज सरकार का कोई विधायक, सरकार का कोई मंत्री, सरकार का मुख्यमंत्री किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों के बीच में नहीं जा सकता। आज तो शादी विवाह के लोग कार्ड भी उनको नहीं देते। आज तो किसी के घर में कोई दुख हो जाए, वो किसी के घर गोड़ा निवाण भी जाए तो भी लोग उनको अपमानित करने का काम करते हैं। जिन लोगों को आपने चुन करके भेजा, अगर वो आपको सत्ता में बैठ करके अपमानित करते हैं तो फिर आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ती है कि ऐसे लोग जहाँ भी आपको मिले उन लोगों को इस बात का एहसास जरूर कराओ और उनसे कहो कि आने वाले समय में विधायक तो बहुत दूर की बात है, तेरी 3 पीढ़ी के लोगों को गांव का पंच तक भी नहीं बढ़ने देने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहाँ इस आंदोलन को ताकत देने का काम करोगे वहीं उन लोगों को भी सबक सिखाओगे। यही बात आपसे करने आया था। जिन जिन खापों ने, जिन जिन पंचायतों ने मुझे पगड़ी का सम्मान जो दिया है, मैं उन सबको एक ही विश्वास दिलाना चाहूँगा, मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है और चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की पगड़ी का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं आपकी इस पगड़ी का मान और सम्मान हमेशा हमेशा के लिए बढ़ाने का काम करूँगा। कहीं आपकी दी हुई सम्मान की पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा। किसी के पैरों में रखने की बजाय इसको सरताज बनाने का काम करूंगा। यही बात आपसे करने आया था। आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।